Good morning, students. Today we are going to discuss the principles of and techniques of the scientific management. In the previous class, we have discussed the 14 principles of administrative management given by the Henry Ford. इस वीडियो में हम बात करेंगे FW टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स की और टेक्निक्स की. सो फ्रेडरिक विंसलो टेलर ये बेसिकली अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने नॉर्मली इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए काम किया, यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे जनरेट की जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स और कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं. तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं. इनका सारा टारगेट एक ही चीज़ पर था कि एक बेस्ट मेथड कैसे डेवलप किया जाए जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त हो. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली हम बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इट इज़ जस्ट पुटिंग द साइंस इनटू द मैनेजमेंट. वी हैव ऑलरेडी लर्नड मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क विद एंड थ्रू अदर्स. दूसरे व्यक्तियों से काम करवाना, उनके साथ मिलकर काम करना. अब इसमें हम साइंस और ऐड कर देंगे. साइंस इज़ बेसिकली अ थ्योरी और द रूल्स विच विल गिव यू द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो बताते हैं कारण और परिणाम. जैसे कि अगर सबॉर्डिनेट को दो सीनियर से एक साथ ऑर्डर मिलेंगे तो वो कंफ्यूज होगा कि किसका काम पहले किया जाए. तो यहाँ पर रिजल्ट था एम्प्लॉय की कंफ्यूजन, जिसके कारण काम ना हो पाना. और कारण क्या था? दो व्यक्तियों के द्वारा एक साथ उसे ऑर्डर्स दिए जाना. तो जब हम साइंस को मैनेजमेंट में पुट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट. यानी हर एक्टिविटी को साइंटिफिकली एनालाइज किया जाना है कि क्या कारण है और क्या परिणाम हुए. यानी जो ये हम रिज़ल्ट जो हम रिसीव कर रहे हैं उसके बेसिक रीज़न क्या थे. तो अगर हमें रिज़ल्ट चेंज करने हैं तो हमें रीजंस यानी कॉजेज़ भी चेंज करने होंगे. तो दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट. और इस तरह से एक ऐसा मेथड डेवलप करना है जिससे हम मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू. एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं. एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, कि वो बेस्ट और चीपेस्ट वे से इसे पूरा करें. FW टेलर ने यहाँ पर हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो 4 प्रिंसिपल्स हैं जो हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं. दैट इज़ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. जैसे कि नाम से ही पता होता है, रूल ऑफ थंब, हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई काम नहीं करना है, कि तुक्के से कोई भी काम नहीं करना है कि हम किसी भी मेथड से काम करें और नहीं हुआ तो चलो दूसरे तरीके से काम कर लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. हम हर एक काम में साइंस लगाएंगे, यानी साइंटिफिक स्टडी की जाएगी, जिसके लिए हम अलग अलग टेक्निक फॉलो करते हैं. टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी. हम ये सब एनालाइज करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें जितने भी एक्शंस कर रहे हैं कितना टाइम उसमें लग रहा है, उस टाइम को कैसे कम किया जा सकता है, कौन से मोशंस ऐसे हैं जो हम अननेसेसरी परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो इन सब को देखते हुए हर एक काम को साइंटिफिकली एनालाइज करना है और एक ऐसा मेथड डेवलप करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कम से कम इनपुट में दे सके. और हिट एंड ट्रायल मेथड पर कोई भी काम नहीं करना है. दैट इज़ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. एज पर दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटीज़ आर बीइंग परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एनालाइज्ड इन डिटेल में उसे एनालाइज किया जाना है विद द एम ऑफ डेवलपिंग ए टेक्निक विच विल गिव यू द मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम कॉस्ट. तो वर्क शुड नॉट बी डन ऑन द हिट एंड ट्रायल मेथड. सो बेसिक एम ऑफ दिस principle is to develop a single method which will give you the maximum output with minimum input, and work should not be done on the hit and trial method. See, for example, in the rule of thumb the standard time required to do a particular job is decided by the manager on the basis of their past experience. जैसे कोई काम करना है, कंप्लीट करना है, सपोज करो कोई क्वेश्चन है. अगर हम इस क्लास की बात करें तो कोई क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स का, जिसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट.
तो हमने क्लास की एवरेज परफॉर्मेंस देखते हुए टीचर ने अपने अंदाजे से लगा लिया, हाँ भाई लगभग 25 से 30 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टेलर कहते हैं कि हर तरह के वर्कर से, एवरेज वर्कर से, एक्सीलेंट वर्कर से, पुअर वर्कर से, सबसे अलग अलग काम करवाना चाहिए। एक एवरेज टाइम सेट कर देना चाहिए और उस टाइम के अंदर जो काम कर लेगा उसे हम एफिशिएंट वर्कर कहेंगे, जो काम नहीं करेगा उसे इनएफिशिएंट वर्कर कहेंगे, और उसी के बेस पर वर्क को प्रोसीड किया जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं टाइम स्टडी। तो साइंटिफिकली एनालाइज किया जाना चाहिए और टाइम सेट कर देना चाहिए और वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए ताकि वो स्टैंडर्ड टाइम में काम कर सकें। इसी तरह से एक मेथड डेवलप हो जाएगा जिससे हम कम से कम समय में काम कंप्लीट कर पाएंगे। सो दिस इज साइंस नोट रूल ऑफ थंब। सो साइंस नोट ऑफ रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि वर्क शुड नॉट बी डन ऑन द हिट एंड ट्रायल मेथड। बाय साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क we need to develop a method which will give you the maximum output with minimum input. Now the next principle is harmony not discord. मैनेजमेंट और लेबर के बीच में हारमनी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, कन्फ्लिक्ट, झगड़ा या विवाद नहीं होना चाहिए। नॉर्मली मैनेजमेंट और लेबर के बीच में जो झगड़ा होता है वो पैसे के बंटवारे के लिए होता है। मैनेजमेंट हमेशा ये सोचती है कि भाई हम पैसा ज़्यादा देते हैं और वर्कर्स काम कम करते हैं। वर्कर्स हमेशा ये सोचते हैं कि हमें पैसा कम मिलता है, हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इज़ द बेसिक मैटर ऑफ द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाना चाहिए कि वर्कर्स और मैनेजमेंट एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट समझें, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं है तो भी काम नहीं होगा, अगर वर्कर्स नहीं है तो भी काम नहीं होगा। तो इस तरह का माइंड सेटअप होना चाहिए दोनों का कि दोनों एक दूसरे को इंडिस्पेंसेबल सोचें और अपना अपना सोचने की बजाय वो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के बारे में सोचते हुए काम करें। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होंगे तो सबको प्रॉफिट होंगे। तो जब इस तरह का माइंड मेकअप हो जाता है तो टेलर कहते हैं उसे कि इसे हम बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। तो टेलर कहते हैं कि जो प्रॉस्पेरिटी है एम्प्लॉइज़ की वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी प्रॉस्पर है। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर है तो एम्प्लॉइज़ भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही बढ़ेंगे। सो दिस इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसके लिए लेबर को अवॉइड करनी चाहिए स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, और साथ ही मैनेजमेंट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉफिट्स होते हैं रीजनेबल सैलरी मिले, फेयर रेम्यूनरेशन मिले, और कुछ पर्टिकुलर केसेस में प्रॉफिट्स में परसेंटेज भी शेयर किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एज पर दिस प्रिंसिपल सच एन एटमोस्फेयर शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन that labor and management consider each other indispensable and both should realize that each one is important। और जब वो इस तरह का सोचने लगते हैं तो इस मानसिक स्थिति को हम बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। if such an atmosphere is created, both will work for the common goal, that is maximum and quality production with minimum possible cost। और टेलर कहते हैं इस स्थिति को मेंटल रिवोल्यूशन। तो इसके लिए बेसिकली 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। सबसे पहली बात है कि टेलर कहते हैं कि अगर एम्प्लॉइज़ की प्रॉस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी पर डिपेंड करती है। दूसरी बात, वर्कर्स को लॉकआउट्स या स्ट्राइक्स पर जाने की नहीं सोचना चाहिए। तीसरा, मैनेजमेंट को फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए और साथ ही जहाँ पॉसिबल है वहाँ प्रॉफिट्स में भी शेयरिंग करवानी चाहिए। सो दिस इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्योंकि डिस्कॉर्ड जो होता है, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं प्रॉफिट्स के बंटवारे को लेकर। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर डिस्प्यूट नहीं होंगे और एक दूसरे के बीच में हार्मनी बनी रहेगी। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हमें बताता है कि आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, हम मिलकर काम करें एक दूसरे को के साथ, यानी जस्ट लाइक टीम वर्क, नॉट इंडिविजुअलिज्म, अपने बारे में ना सोचें। दिस प्रिंसिपल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये एक्सटेंशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि
हार्मनी होगी आपस में तो हम कोऑपरेट करेंगे। अगर हमारा कोई झगड़ा नहीं है तो हम आपस में कोऑपरेट करेंगे। अगर कन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्कॉर्ड है, तो हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर हम अपने बारे में सोचेंगे। दूसरे को कुछ होता है तो होने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सो हार्मनी लीड्स टू कोऑपरेशन, डिस्कॉर्ड लीड्स टू इंडिविजुअलिज्म। अगर हार्मनी है तो हम आपस में कोऑपरेट करेंगे, डिस्कॉर्ड है तो हम अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। सो देयर शुड बी, F.W. Taylor said that there should be a complete cooperation and mutual confidence between the labor and management। दोनों के बीच में पूरे कोऑपरेशन होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, मैनेजमेंट को जो भी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हैं वो सारे के सारे इनवाइट करने चाहिए एम्प्लॉइज़ से, और जो सजेशंस अच्छे होते हैं उनको रिवार्ड करना चाहिए, और साथ ही एम्प्लॉइज़ को भी अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। नाउ दिस इज़ द लास्ट प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसके लिए F.W. टेलर बोलते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो सबसे पहली बात है एम्प्लॉइज़ का साइंटिफिकली सिलेक्शन होना चाहिए। साइंटिफिकली सिलेक्शन का मतलब है जिस पोस्ट के लिए भी हमें एम्प्लॉइज़ चाहिए, उस पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वालिफ़िकेशन है, वो पहले से सेट की जानी चाहिए और उसी क्वालिफ़िकेशन के व्यक्ति अपॉइंट किए जाने चाहिए। सपोज़ करो स्कूल में अकाउंट्स पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, तो हमें PGT कॉमर्स चाहिए, तो वो कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए। साइंस ग्रेजुएट को हम अपॉइंट करेंगे तो इसका मतलब वो साइंटिफिकली सिलेक्शन नहीं है। अगर हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो हमें उस व्यक्ति को अपॉइंट करना है जिसके पास इलेक्ट्रिकल्स का डिप्लोमा या डिग्री है। अगर हम आर्टिस्ट को अपॉइंट करेंगे बिजली का काम करने के लिए तो वो साइंटिफिक सिलेक्शन नहीं कहा जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिलेक्ट द एम्प्लॉइज साइंटिफिकली, और उसके बाद उसे रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर ट्रेनिंग और भी दी जानी चाहिए ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। बेसिक जो हमारा एम है वो एफिशिएंसी को ग्रेटेस्ट लेवल तक बढ़ाना है। जब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो कम लागत में ज़्यादा काम होगा, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी जनरेट होगी, और एफिशिएंसी जनरेट होगी तो सीधी सी बात है कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, जिससे प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एफिशिएंट है तो इंडस्ट्री भी एफिशिएंट। वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। Two things are there: proper selection, it means scientific selection, and training. Only those persons are appointed for particular job who possess the necessary qualification. This is called the scientific selection. And next one is training. To increase the efficiency, the selected employees should be given the training from time to time to increase their efficiency. So this is the fourth principle of Henry Fayol. So that's it for the day, dear. We will discuss the techniques of scientific management in the next class. Thank you.